हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज की हमारी क्लास में हम अभी कितना कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार याद दिला दूं। हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है। इसके अलावा हम मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारे टॉपिक में हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए बेटा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, क्या क्या होता है। हो सकता है कि आज का वीडियो लेसन हल्का सा लंबा जाए, क्योंकि 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको पढ़ाने हैं, उनकी डेफिनेशन बतानी है और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं 10-12 वो सारी प्रॉपर्टीज करानी है। बट लेसन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। आइए तो बेटा सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है बेटा कि किसी भी मैटर की अवस्था, जो हमारा मैटर है वो हमें किस अवस्था में मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा किसी भी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारा जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है हमें, इस चीज को हम बोलते हैं क्या बेटा, स्टेट ऑफ मैटर। बेटा स्टेट ऑफ मैटर जो है ये चीज आई कहां से है, तो स्टेट ऑफ मैटर ये जो चीज आई है, ये टॉपिक हमारा निकल के आया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा मैटर है, हमारे मैटर को हम किन किन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा मैटर को क्लासिफाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है बेटा हमारे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है वो समझिए। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है बेटा। किसी भी मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमारा मैटर दिखने में कैसा है, उसका मास कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, डेंसिटी कैसी है उसकी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा है उसका, ठीक है बेटा। हार्ड है, कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है, रिजिड है, फ्लूइड है, क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इस बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा बेटा जस्ट अ कॉमन सेंस, जरा सोच के बताइए कि जो क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे होता होगा उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा बेटा, जो क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे होता है उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे होगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। बात आ रही ना समझ में बेटा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना बेटा। चलिए तो बेटा अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने समझा दिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मैटर का क्लासिफिकेशन उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। क्या बोला बेटा मैंने, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर based on its physical
प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा उस क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अच्छा बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ध्यान से समझिएगा कि जब हम मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम मैटर का करते हैं, तो जो हमारा मैटर होता है बेटा वो होता है पूरे 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप का। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं बेटा? तो ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे टोटल होते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। आगे हम अभी इसमें 2 फॉर्म ऑफ मैटर और ऐड करेंगे, वो एक्स्ट्रा फॉर्म है, बट वो मेन टाइप नहीं आते। मेन टाइप क्यों नहीं आते ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए हम को बस इतना पता है कि मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो मैटर के कितने टाइप है बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन जब मैटर का करेंगे तो मैटर के कितने टाइप है? 3 टाइप है। कौन कौन से बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इतनी बात हमको समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किन किन बेसिस पे होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, उसमें मैटर कितने टाइप का होगा, ये सब हमको आ गया समझ में, अच्छे से पक्का आ गया। अब बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रॉपर्टी वाइज क्या डिफरेंस होता है। और इसके अलावा कुछ टर्म्स होंगी जो आपके लिए नई होंगी, जो आप 9th में आए हैं तो आप पहली बार सुनेंगे, उन टर्म्स के भी बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, उन टर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे, उन टर्म्स के बारे में समझेंगे, सारी बातों को हम ध्यान से समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले आप ये जो बोर्ड का पोर्शन है इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि हम इसे क्लीन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा आइए शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना रहा हूं बेटा, एक कॉलम मैं यहाँ पे बना रहा हूं सॉलिड के लिए, ठीक है, उसके बाद एक कॉलम मैं बनाऊंगा यहाँ लिक्विड के लिए, और इसके बाद एक कॉलम मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपने गैस के लिए। ठीक है बेटा, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा बेटा आप सभी लोग कि जब आप अपनी कॉपी में सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो इसी तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे आप भी, और 3 कॉलम बना करके प्रॉपर्टीज को सामने सामने लिखेंगे। ठीक है बेटा, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की जो भी प्रॉपर्टी है वो एक साथ आपको दिखनी चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि सॉलिड के लिए आप एक पन्ना पढ़े, लिक्विड के लिए दूसरे पन्ने पे जाओ, और गैस की उसी प्रॉपर्टी के लिए आपको तीसरे पन्ने पे जाना पड़े। ठीक है, पहले ही एक ही पन्ने पे आपको इनकी सारी प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी दिख जानी चाहिए। अगर हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पैकिंग, तो पैकिंग, पैकिंग, पैकिंग तीनों आपको एक ही पेज पे लिखने हैं। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि इसकी पैकिंग पहले पेज पे, इसकी पैकिंग दूसरे पेज पे, इसकी पैकिंग तीसरे पेज पे देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगी हमको ऐसे पढ़ने में। ठीक है बेटा, और एक और बात बेटा कि जब आप ये पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जब लिखेंगे आप, तो जिस पेज से आप लिखना शुरू करें उससे पहले 1-2 पेजेस छोड़ दीजिएगा, जिसमें कि मैं यहाँ ये डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं कुछ आपको, कुछ नए नए टर्म्स की, तो वो सारे डेफिनेशंस आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, पहले डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद बाकी के पेजेस में कॉलम बना करके हमको प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मैटर की, वो है बेटा पैकिंग के बारे में। बेटा पैकिंग का मतलब क्या होता है, तो यहां पे हमारे मैटर चैप्टर के अंदर पैकिंग का मतलब होता है कि एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस तरीके से रखा गया है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो वो ऑर्डर जिसमें कि पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है मैटर के अंदर, उसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैकिंग बोलते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे सॉलिड के अंदर पैकिंग कैसी होगी, लिक्विड के अंदर पैकिंग कैसी होगी, और गैस के अंदर पैकिंग कैसी होगी। ठीक है बेटा, आइए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। चलिए आइए बात सुनिए।
तो बेटा जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर होती है बेटे, सॉलिड्स के अंदर होती है क्लोज पैकिंग, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर होती है हमारे क्लोज पैकिंग। बेटे यहाँ पे क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है? क्लोज पैकिंग का मतलब ये है बेटा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के अंदर, पैकिंग का मतलब क्या है? ऑर्डर इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन मैटर, मैटर के अंदर पार्टिकल्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पैकिंग, ठीक है बेटा। और सॉलिड के अंदर होती है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है बेटा कि हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत बहुत पास होते हैं, बहुत बहुत पास होते हैं, कुछ इस तरीके से बेटा, बहुत बहुत पास, बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सॉलिड की क्लोज पैकिंग। लिक्विड के अंदर जो पैकिंग होती है वो सॉलिड से थोड़ी कम क्लोज होती है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा आप ही बताइए मुझे? लेस क्लोज देन सॉलिड, है ना बेटा। तो लेस क्लोज देन सॉलिड अपने को कैसा दिखेगा बेटा? लेस क्लोज देन सॉलिड का मतलब कि पार्टिकल जो है वो थोड़े कम क्लोज है ना, हल्की हल्की दूरी पे है। तो ये हो गई लिक्विड की पैकिंग। अच्छा, और जो गैस होगा बेटा, गैस के अंदर आप बोल सकते हैं कि भैया फिर तो बहुत आसान है, हमको समझ में आ रहा है कि गैस के अंदर जो पैकिंग होगी वो लेस क्लोज देन लिक्विड होगी, हम ये लिखेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं, पर देखिए तीन ही तो है, क्लोज पैकिंग, लेस क्लोज पैकिंग और इसकी सबसे लेस क्लोज पैकिंग। तो क्या मैं इसकी सबसे लेस क्लोज पैकिंग को लूज पैकिंग बोल सकता हूं बेटा? क्योंकि इसकी पैकिंग पहले नंबर पे है, इसकी पैकिंग दूसरे नंबर पर और इसकी पैकिंग तीसरे नंबर पे। बेटा तीन ही तो लोग हैं, तीन लोगों में ये थर्ड आ रहा है, लास्ट आ रहा है ना, समझ में आ रही बात? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि इसकी पैकिंग है लूज पैकिंग। लूज पैकिंग का मतलब क्या है बेटा कि पार्टिकल जो है एक दूसरे के बहुत दूर दूर रहेंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है बेटा। तो चलिए ये फिनिश हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। समझ में आई बात बेटा हमें कि पैकिंग का मतलब क्या होता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है। सॉलिड के अंदर होती है हमारे क्लोज पैकिंग, लिक्विड के अंदर लेस क्लोज, गैस के अंदर लूज पैकिंग। अच्छा अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है डेफिनेशन में वो हम पढ़ेंगे आईपीडी। आईपीडी बोले तो इंटर, पी फॉर पार्टिकल और डी फॉर डिस्टेंस। बेटा जब हमने मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब हमने जो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, है ना, कि क्या होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बेटा? किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, है ना बेटा। हाँ तो चलिए आइए अब समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है, कि सॉलिड के अंदर आईपीडी कैसा होगा, लिक्विड के अंदर आईपीडी कैसा होगा और जो हमारी गैस है, गैस के अंदर आईपीडी कैसा होगा। तो बेटा देखिए ध्यान से समझिएगा, सॉलिड के अंदर हो रही है बेटा क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब कि पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास, है ना बेटा। बेटा एक बात समझिए कि पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास हैं तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी कैसी होगी बेटा? आप खुद ही आंसर करिए। अगर हमारे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास है बेटा तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की दूरी कैसी होगी? कम होगी, यानी कि इनका आईपीडी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कैसा होगा? लो होगा। अच्छा बेटा जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड के अंदर जो पैकिंग है वो सॉलिड से कम क्लोज है, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं? थोड़े से दूर दूर है, यानी कि इसका आईपीडी कैसा होगा? सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होगा, मोर देन सॉलिड। अच्छा और जो गैस है बेटा, गैस के अंदर हमारे सबसे लूज पैकिंग है, यानी कि इनका आईपीडी कैसा होगा बेटा? पार्टिकल्स कैसे होंगे? सबसे दूर दूर होंगे, यानी कि इनका आईपीडी कैसा होगा? हाई होगा। अच्छा थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट है आईपीएफए। आईपीएफए बोले तो बेटा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा।
आईपीएफए बोले तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए आइए, हमने पहले बात की थी या नहीं भी की है तो मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए बेटा आईपीडी और आईपीएफए क्या दिख रहे हैं आपको एक दूसरे के, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोकस करिए सब लोग कि आईपीडी और आईपीएफए क्या दिख रहे हैं बेटा हमको एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये हमको एक दूसरे के दुश्मन दिख रहे हैं। यानी कि बेटा अगर किसी चीज का आईपीडी ज्यादा होगा, है ना, किसी चीज का आईपीडी ज्यादा होगा तो आईपीएफए कम होगा, आईपीडी कम होगा तो आईपीएफए ज्यादा होगा, है ना। तो चलिए वहां देखिएगा और यहाँ पे देख करके बताइएगा। चलिए बेटा आइए, सॉलिड के केस में, बेटा सॉलिड के केस में आईपीडी लो है तो आईपीएफए हाई होगा। लिक्विड के केस में आईपीडी बेटा, और देखिए अब यहां आइए लिक्विड पे चलते हैं। तो बेटा लिक्विड के केस में आईपीडी सॉलिड से ज्यादा है, लिक्विड के केस में आईपीडी सॉलिड से ज्यादा है, तो लिक्विड के केस में आईपीएफए सॉलिड से कम होगा, है ना बेटा। तो आईपीएफए में क्या लिखेंगे हम, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का आईपीडी हाई है तो गैस का आईपीएफए क्या होगा बेटा, लो होगा। ठीक है बेटा, 3 प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये पोर्शन मेरा फिल हो चुका है, मैं इसको जरा पहले रब कर देता हूं ताकि यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई है हमारी, अब हम 4th प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपनी। बड़े 4th प्रॉपर्टी है हमारी के ई, काइनेटिक एनर्जी, या फिर के ई से पहले चलिए ये पढ़ लेते हैं, पीएम, पार्टिकल मोशन। ठीक है बेटा, पीएम बोले तो पार्टिकल मोशन। अच्छा बेटे, अब यहां समझिएगा कि अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, आईपीएफए के बारे में। तो आईपीएफए जो है आप खुद ही देखिए, पीएम का क्या है बेटा, दोस्त है कि दुश्मन है, क्या दिख रहा है हमें बेटा, दुश्मन दिख रहा है। आईपीएफए पीएम का दुश्मन दिख रहा है, यानी कि जिन चीजों का आईपीएफए ज्यादा होगा उनका पीएम कम होगा, और जिन चीजों का आईपीएफए कम होगा उनका पीएम ज्यादा होगा, है ना बेटा। अच्छा, तो आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि बेटा सॉलिड में देख, उधर और इधर देख करके बताइएगा। बेटा जो हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का आईपीएफए हाई है, सॉलिड्स का आईपीएफए हाई है, तो इनका पीएम कैसा होगा बेटा, लो होगा, है ना। तो इनके केस में पीएम कैसा होगा बेटा, लो होगा। अच्छा, इसके अलावा बेटे लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड का आईपीएफए सॉलिड से कम है, लिक्विड का आईपीएफए सॉलिड से कम है, तो लिक्विड का पार्टिकल मोशन सॉलिड से ज्यादा होगा, यानी कि इनके पीएम में क्या लिखेंगे हम, मोर देन सॉलिड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर गैस की बात करें तो गैसेस के केस में बेटा पीएम यानी कि पार्टिकल मोशन कैसा होगा, गैस का आईपीएफए लो है, गैस का आईपीएफए लो है, तो इनका पीएम कैसा होगा, हाई होगा। अच्छा चलिए मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं ये बात कि बेटा जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का पार्टिकल मोशन इतना कम होता है कि ये लगभग कोई मोशन नहीं करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स कोई मोशन नहीं करते हैं, इनमें मोशन के नाम पे एक ही मोशन होता है और उस मोशन का नाम है ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब भैया ये मोशन कैसा होता है, तो बेटा वो दीवार घड़ी देखिए, दीवार घड़ी में एक वो गोला लगा होता है, वो 12 बजने पे 11 बजने पे वो उतने बार ऐसे ऐसे टन 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 ऐसे करता है, तो उसका जो मोशन होता है ना, ये वाला, ये ऐसे ऐसे वाला ये जो मोशन होता है, इसी मोशन को हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, कि एक सेंटर पॉइंट से पीछे जाना और आगे आना।
ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये जो सेंटर पॉइंट है ना बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, मुख्य बिंदु, बीच की पोजीशन। ये जो आगे जा रहा है ना अपना पार्टिकल, आगे जाने को बोलते हैं टू मोशन या फिर फॉरवर्ड मोशन, और ये जो पीछे आ रहा है ना, पीछे आने को बोलते हैं हम फ्रो मोशन या फिर बैकवर्ड मोशन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो बेटा हमारे ये क्या कहते हैं लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल मोशन होता है ये मोर देन सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स यूजुअली मूव करते हैं, रेगुलर मोशन करते हैं। भैया रेगुलर मोशन का मतलब क्या होगा बेटा? रेगुलर मोशन का मतलब होगा कि एक दिशा में, एक धारा में, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स एक जैसा मूव करेंगे, अलग अलग मूव नहीं करेंगे। और बेटा गैस के केस में अगर बात करें ना, तो गैस के केस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब भैया, बेटा रैंडम मोशन का मतलब कि जहां तहां, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, कैसे भी, जैसे इनका मन करे ये मोशन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगली चीज है, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है केई। केई बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल के मोशन से जुड़ी जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है बेटा? पार्टिकल का मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है ना? यानी कि पार्टिकल मोशन की वजह से अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पार्टिकल मोशन और काइनेटिक एनर्जी क्या हुए बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक दूसरे के क्या हुए? दोस्त हुए। यानी कि दोस्त हुए तो बहुत सिंपल है, पार्टिकल मोशन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल मोशन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सीधी सी बात है। तो चलिए आइए वहां देखिए और यहां देख के आंसर करिएगा फटाफट सभी लोग। सॉरी, के ई। तो बेटा सॉलिड के केस में पार्टिकल मोशन लो है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटे? पार्टिकल मोशन लो है तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी। अच्छा, लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल मोशन सॉलिड से ज्यादा है, पार्टिकल मोशन सॉलिड से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड से ज्यादा होगी। अच्छा, और जो बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे गैसेस हैं, गैसेस का पार्टिकल मोशन सबसे ज्यादा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी भी इनकी हाईएस्ट होगी, है ना? तो इस प्रकार हमने कवर कर ली है 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी और कितनी प्रॉपर्टीज बच रही हैं हमारी? तो अभी 6-7 प्रॉपर्टीज और बच रही हैं। आप अभी एक बार इस बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज जो है उनको देखेंगे। तो 5 प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली है ना? अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। बेटा जो 6th प्रॉपर्टी है, 6th प्रॉपर्टी है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस। बेटा फिजिकल अपीयरेंस का क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है बेटा हाउ डज द मैटर अपीयर्स फिजिकली। मतलब मैटर को जब हम देख रहे हैं तो वो देखने में कैसा है, ठीक है ना? मतलब उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, बाउंड्रीज कैसी हैं, ये सारी चीजें। तो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब हाउ डज मैटर अपीयर फिजिकली। हाउ डज मैटर अपीयर फिजिकली। मैटर फिजिकली कैसा दिख रहा है, ठीक है बेटा? तो चलिए आइए बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। और बेटा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगती है आप लोगों को तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। तो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस। आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा, पूरा पूरा, ठीक है? अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे हम चेंज इन स्टेट पे। तो आइए देखिए फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सॉलिड्स में फिक्स शेप होगा,
साइज होगा, बाउंड्रीज होंगी। ठीक है बेटा, फिक्स शेप साइज बाउंड्रीज। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज, नो फिक्स बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। ठीक इसी तरीके से गैसेस में नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज, नो फिक्स बाउंड्रीज। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे सेवंथ प्रॉपर्टी है बेटा, जो सेवंथ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मास के बारे में, और एट्थ प्रॉपर्टी जो है हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, और नाइन्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी जो वो होगी डेंसिटी के बारे में। एक साथ लिख दिया मैंने, डेंसिटी की अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा आप लोगों को। चलिए आइए बात सुनिए। तो बात करते हैं बेटा मास की। तो सॉलिड के अंदर होता है फिक्स मास। कोई भी अगर आप सॉलिड लेंगे, अगर कोई भी चीज सॉलिड है तो उसका फिक्स मास होगा बेटा, एकदम निश्चित मास होगा। ठीक है, जैसे इस पेन का है, इस मार्कर पेन का है, इस व्हाइट बोर्ड का है, मेरा जो मोबाइल फोन है इस मोबाइल फोन का है। ठीक है बेटा, हर चीज का फिक्स मास होता है, सॉलिड हो अगर वो तो। अच्छा, लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड्स में भी फिक्स मास होता है, और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में होता है बेटा नो फिक्स मास, इनका कोई फिक्स मास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम की बात करें बेटा, वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर फिक्स वॉल्यूम, मतलब ये एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे बेटा ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड ने दीवार का इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ना कम ना ज्यादा। ये मार्कर पेन देखिए, इसको मैं बोर्ड के किसी भी पॉइंट पे रख दूं, ये जितना इसका साइज है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। चाहे मैं इसको यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, कहीं भी रखूं, तो जितना इसका साइज है, जितना ये कॉन्टेक्ट में आ रहा है, उतना ही स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है ना बेटा। हाँ, अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स का वॉल्यूम कैसा होगा? तो लिक्विड्स का वॉल्यूम होगा नॉन फिक्स वॉल्यूम, नॉन फिक्स वॉल्यूम। और अगर हम बात करें गैसेस की, अच्छा सॉरी, लिक्विड्स के केस में फिक्स वॉल्यूम होता है बेटा, लिक्विड्स के केस में फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में होता है बेटा, ठीक है, गैसेस का वॉल्यूम होता है नॉन फिक्स वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब जरा फर्क समझिएगा कि फर्क दोनों में क्या है। देखिए बेटा, लिक्विड और गैस, इनको आप जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब अगर कंटेनर एक गोल कटोरी है तो ये गोल कटोरी का शेप ऑक्यूपाई करेंगे, अगर कंटेनर एक सिलेंड्रिकल ग्लास है तो ये सिलेंड्रिकल शेप ऑक्यूपाई करेंगे, अगर कंटेनर एक क्यूब है तो ये क्यूब का शेप ऑक्यूपाई करेंगे। आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ही ऑक्यूपाई करेंगे। पर बेटा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। मतलब अगर आप 100 ml लिक्विड 200 ml के कंटेनर में डालेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि अगर आप 100 ml लिक्विड 200 ml के कंटेनर में डालेंगे तो वो 100 ml स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आधा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आधा खाली छोड़ेगा। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको कि ये है हमारा 200 ml का कंटेनर, और 200 ml के कंटेनर में अगर हमने 100 ml लिक्विड लिया है तो ये 100 ml जो हमारा लिक्विड होगा, 100 ml लिक्विड इस कंटेनर की आधी जगह ऑक्यूपाई करेगा। आधी जगह अभी भी क्या दिख रही है बेटा अपने को? खाली दिख रही है। ऑन द अदर हैंड बेटा गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अपने पास एक 200 ml का कंटेनर है, इस 200 ml के कंटेनर में अगर मैंने 100 ml गैस फिल की है तो ये 100 ml गैस में बेटा पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी इस कंटेनर का।
तो इस वजह से जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स का फिक्स वॉल्यूम है, गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कि भैया एक बात बताइए, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है और लिक्विड्स का क्यों फिक्स है? तो बेटा लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स इसलिए है क्योंकि इनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कि पार्टिकल्स को कंट्रोल में रखा जाता है। पार्टिकल मोशन तो करते हैं पर कंट्रोल में मोशन करते हैं। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल, खत्म, बहुत लो होता है, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से कि पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। तो ये रैंडम मोशन करके बहुत दूर तक फैल सकते हैं, जितना दूर तक इनका मन करे फैलावन कर सकते हैं। और बेटा एक और हैरानी की बात आपको बताता हूं कि ये जो हमारा 200 ml का कंटेनर है, इस 200 ml के कंटेनर के अंदर हम पता है बेटा 400 ml तक भी गैस फिल कर सकते हैं। क्या बात करोगे सच में? हाँ बेटा, 200 ml कंटेनर में 400 ml गैस कैसे फिल होगी ये मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा, जो हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के अंदर की कैसे फिल होगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं डेंसिटी पे, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी देख ली हमने और वॉल्यूम देख लिया, सॉरी, अब डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? द मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass per unit volume is called density, ठीक है बेटा, mass per unit volume is called density, ठीक है बेटा, कि कितना मास प्रेजेंट है एक फिक्स वॉल्यूम में, इस चीज को हम डेंसिटी बोलते हैं। अब जरा इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम कि इस चीज का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए ये एक कमरा है, इस कमरे का एक फिक्स वॉल्यूम है ना? अच्छा बेटा अगर इस कमरे में सिर्फ एक जना हो तो इस कमरे की डेंसिटी हो गई 1 person इन द रूम, 2 लोग हों तो 2 person इन द रूम, 5 लोग हों तो 5 person इन द रूम, 20 लोग हों तो 20 person इन द रूम। बेटा उसी सेम रूम में एक बार एक जना है, एक बार 2 है, एक बार 5 है, एक बार 20 है, ठीक है बेटा, उसी सेम रूम में रूम का वॉल्यूम उतना ही है, चेंज तो नहीं हो रहा है, पर उसमें जो लोग हैं लोगों की संख्या बढ़ रही है या लोगों की संख्या चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसी चीज को हम बोलते हैं डेंसिटी। अच्छा बेटा अगर हम बात करें सॉलिड्स की अपने, ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में जो डेंसिटी होती है, सॉलिड्स के केस में हमारी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऐसे कैसे सॉलिड के केस में जो डेंसिटी है वो हाई कैसे रहेगी, हमें जरा समझाइए सही से। तो बेटा सॉलिड के केस में डेंसिटी हाई ऐसे रहेगी कि सॉलिड के एक फिक्स वॉल्यूम में, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, सॉलिड के एक फिक्स वॉल्यूम में पार्टिकल्स कैसे थे बेटा? बहुत ज्यादा पार्टिकल्स थे, बहुत पास पास थे एक दूसरे के। तो एक फिक्स मास में ज्यादा पार्टिकल्स का मतलब ज्यादा मास, तो सॉलिड की डेंसिटी हो गई ज्यादा। अच्छा अगर बेटा हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में जो मास था प्रेजेंट वो सॉलिड से कम था, जो मास प्रेजेंट था लिक्विड के केस में वो सॉलिड से कम था, उसी इतने ही स्पेस में। यानी कि इनकी डेंसिटी कैसी होगी बेटा? इनकी डेंसिटी होगी लेस देन सॉलिड्स। अच्छा और बेटा अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में उसी फिक्स वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स थे, जो मास था उसी फिक्स वॉल्यूम में वो बहुत ही कैसा था बेटा? कम था। तो इनकी डेंसिटी कैसी हो गई बेटा? बिल्कुल लो हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम डिफ्यूजन पे। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन पे चलते हैं अब हम आगे। इसके बाद ज्यादा नहीं, 2-3 प्रॉपर्टीज और है बस, फिर हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ये डिफ्यूजन के बारे में जानते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है बेटे? डिफ्यूजन, फ्यूजन होता है दो चीजों का मिलना।
ठीक है, फ्यूजन होता है मिलना, और डाई का मतलब होता है दो, तो डाई फ्यूजन या डिफ्यूजन का मतलब दो चीजों का मिलना। तो जब दो चीजें आपस में बिना किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के आपस में परस्पर मिल जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। यानी कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो अलग अलग मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में मिलने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो द इंटरमिक्सिंग of particles of two different matter is called diffusion। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा डिफ्यूजन कैसे होगा ये समझिए। जो अपना डिफ्यूजन होता है बेटा, तो डिफ्यूजन और पार्टिकल मोशन कैसे दिख रहे हैं आपको, देखिए डिफ्यूजन और पार्टिकल मोशन बेटा एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यानी कि बेटा जिस चीज का पार्टिकल मोशन ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, पार्टिकल मोशन कम होगा डिफ्यूजन भी कम होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ये याद करते हैं। सॉलिड के केस में पार्टिकल मोशन लो होता था, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा बेटे, लो होगा। गैसेस के लिक्विड के केस में जो पार्टिकल मोशन होता था वो सॉलिड से ज्यादा होता था, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड। अच्छा, गैसेस के केस में बेटा जो पार्टिकल मोशन होता था, गैसेस के केस में पार्टिकल मोशन जो है वो लो होता था, हाई होता था, सॉरी हाईएस्ट होता था, तो इनका डिफ्यूजन रेट भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, तो 10 प्रॉपर्टी हो गई हमारी, 3 प्रॉपर्टीज और बची हैं। आप एक बार देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए बेटा ये बात सुनिए, अब 3 और प्रॉपर्टी बची हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी रिलेटिविटी, फिर सॉलिड की डेफिनेशन और हमारी क्लास फिनिश। ठीक है बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन और फिनिश, ये पूरा टॉपिक फिनिश। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा बेटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोस्त होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपीएफ। अब इसका मतलब क्या है बेटा, कि जिस चीज का आईपीएफए ज्यादा होगा एमपीबीपी भी ज्यादा होगा, आईपीएफए कम होगा एमपीबीपी भी कम होगा, है ना बेटा। अच्छा, याद करते हैं, सॉलिड के केस में आईपीएफए ज्यादा होता था, यानी कि इनका एमपीबीपी कैसा होगा बेटा, हाई होगा। लिक्विड के केस में इनका आईपीएफए सॉलिड से कम होता था, तो इनका जो एमपीबीपी होगा वो लेस देन सॉलिड होगा। और गैसेस के केस में बेटा जो इनका एमपीबीपी होता था, गैसेस के केस में एमपीबीपी सॉलिड से सबसे लो होता था, है ना बेटा। तो इनका एमपीबीपी जो आईपीएफए जो होता था बेटा गैसेस का, वो हमारा सबसे लो होता था। तो जो एमपीबीपी होगा गैसेस का वो भी हमारा कैसा होगा, लो होगा, है ना, सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वेपर प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर के भी बारे में हम अपनी आगे की क्लासेस में जानेंगे कि क्या होता है वेपर प्रेशर। फिलहाल हम इसको अभी प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं। और आप इतना समझ लीजिए कि जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। यानी कि जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए आइए देख के, तो चलिए बेटा देख के बताइए, सॉलिड्स के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है ना बेटा, तो इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, लो। लिक्विड के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड से कम है, तो इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, सॉलिड से ज्यादा, क्योंकि दुश्मन है ये। और गैसेस के केस में जो
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा गैसेस के केस में, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो है, यानी कि इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, सबसे हाई होगा, है ना। चलिए अब लास्ट टॉपिक बेटा, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है बेटा, चलिए आइए समझिएगा ध्यान से कि कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी होती क्या है। पहले मैं यहां पे लिख दूं, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, इसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन और फिर क्लास खत्म। ठीक है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। बेटा आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है, नोट्स और चेक कराते रहे मुझे, कुछ लोग होमवर्क भेजते हैं अपने नोट्स का, बाकी लोग भी भेजते रहे, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, चलिए बेटा ये बात करते हैं बहुत ध्यान से, देखिए सभी लोग, कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी बेटा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी दो वर्ड से बना, कंप्रेस प्लस एबिलिटी, यानी कि कंप्रेस होने की एबिलिटी। किसी चीज में कंप्रेस होने की कितनी एबिलिटी है, इस चीज को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि उस चीज के ऊपर फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है, और फोर्स लगने के बाद भी वो चीज अपने शेप एंड साइज को कितना मेंटेन रख सकती है, इस चीज को हम बोलते हैं रिजिडिटी। तो बेटा जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी ही कम कंप्रेसिबल होगी, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी के केस में देखिए क्या होता है कि रिजिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपीएफए। इसका मतलब कि जिस चीज का आईपीएफए ज्यादा होगा रिजिडिटी भी ज्यादा होगी, आईपीएफए कम होगा रिजिडिटी भी कम होगी। तो चलिए देख के बताते हैं। सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, बेटा सॉलिड के केस में आईपीएफए ज्यादा होता है तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी, सॉलिड के केस में आईपीएफए ज्यादा होता है तो इनकी रिजिडिटी भी ज्यादा होगी। तो सॉलिड्स होते हैं हाईली इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक इसी तरीके से अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के केस में जो आईपीएफए होता है वो सॉलिड से कम होता है, यानी कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होगी, और आईपीएफए जो है वो कम है तो रिजिडिटी इनकी सॉलिड से कम होगी, है ना बेटा। तो इनके बारे में हम क्या लिखेंगे, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल एंड नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते हैं बेटा ये, ठीक है। अच्छा, रिजिड होने की जगह ना ये होते हैं बेटा फ्लूइड, बट दे आर फ्लूइड। भैया ये फ्लूइड क्या होते हैं, तो बेटा फ्लूइड हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें कि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, कोई भी चीज जिसमें कि फ्लो करने की टेंडेंसी हो, द टेंडेंसी योग्यता हो ऑफ एनी मैटर टू फ्लो is called fluidity and matter is called fluid, ठीक है बेटा। अच्छा, गैसेस के केस में बात करें तो आईपीएफए बेटा इनका सबसे कम होता है तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, आईपीएफए इनका सबसे कम होता है तो रिजिडिटी इनकी सबसे कम होगी, यानी कि ये होंगे हमारे हाईली कंप्रेसिबल
हाईली कंप्रेसिबल एंड फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं खत्म। अब फटाफट हम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज पे एक बार नजर डाल के और उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो फटाफट डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले सॉलिड की डेफिनेशन लिखेंगे हम। तो सॉलिड की डेफिनेशन लिखिए सभी लोग। सॉलिड इज डिफाइंड एज that form of matter solid is defined as that form of matter which has fixed shape, fixed size, fixed mass, fixed volume, fixed boundaries, and are hard, incompressible and rigid। ठीक है बेटा, अब आते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड्स के बारे में लिखिए। लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which are liquid is defined as that form of matter which are having no fixed shape, size and boundaries, but have fixed mass and volume, ठीक है बेटा। अब लास्ट लिखिए गैस के बारे में। लिखिए, गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which has no fixed shape, size and boundaries. Gas is defined as that form of matter which has no fixed shape, size and boundary, and has no fixed mass and volume, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक है ये पूरा टॉपिक होता है खत्म। और इस पूरे टॉपिक को फिनिश करके अब हमारे चैप्टर में मेन 2 टॉपिक बचे हैं। एक है हमारा स्टेट चेंज और दूसरा है हमारा एवोपोरेशन। तो ये जो हमारे दोनों टॉपिक्स हैं ये 2 क्लासेस में करके टोटल 4 क्लासेस में कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और ये 4 क्लासेस हमको एक साथ मिलेंगी, 2 क्लास एक साथ और 2 क्लास एक साथ। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर चलते हैं। जय हिंद।